डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भार्गव, सह आचार्य ABST, राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपनी चर्चा का विषय है अंकेक्षण कार्यक्रम। ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है जिस पे अपन चर्चा करेंगे। अंकेक्षण कार्यक्रम। अंकेक्षण प्रक्रिया को अपनाने की क्रमबद्ध योजना ही अंकेक्षण कार्यक्रम कहलाती है। जिस प्रकार भवन बनाने का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व भवन का नक्शा, कार्य किस प्रकार प्रारंभ किया जाएगा, कितने श्रमिक लगाए जाएंगे, सामग्री कैसे प्राप्त की जाएगी तथा कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा आदि बातों के बारे में पहले ही योजना बनानी पड़ती है। उसी प्रकार अंकेक्षण का कार्य प्रारंभ करने से पहले अंकेक्षण कार्यक्रम तैयार करना आवश्यक है। इसको तैयार करने में कार्य सुगमतापूर्वक चलता रहता है। एक विद्वान हुए हैं कॉलर के अनुसार अंकेक्षण कार्यक्रम में किए जाने वाले कार्य, उसके लिए आवंटित समय तथा किन किन व्यक्तियों द्वारा किया जाना है, इसका विवरण अथवा रूपरेखा है। यह प्रधान द्वारा अंकेक्षण के कार्यक्षेत्र को परिभाषित करने के लिए अथवा एक अंकेक्षक द्वारा अपने सहायकों के मार्गदर्शन अथवा नियंत्रण के लिए तैयार किए जाता है। इस परिभाषा के अनुसार अंकेक्षण कार्यक्रम में जो विशेषताएं प्रकट हो रही है वो इस प्रकार है। नंबर 1, इसमें अंकेक्षण के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य का वितरण होता है। नंबर 2, इसमें प्रत्येक कार्य के लिए बंटित किए गए समय का वितरण होता है। नंबर 3, इसमें यह वितरण होता है कि कौन सा कार्य किस व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा। नंबर 4, इसका प्रयोजन अंकेक्षण कार्यक्षेत्र को परिभाषित करना अथवा अंकेक्षण सहायकों का मार्गदर्शन करना अथवा उन पर नियंत्रण स्थापित करना होता है। इसी प्रकार एक दूसरे विद्वान हुए हैं आर्थर W. होम्स, जिन्होंने अंकेक्षण कार्यक्रम की परिभाषा इस प्रकार से दी है। जांच एक लोचदार योजनाबद्ध रीति ही अंकेक्षण कार्यक्रम कहलाती है। इस परिभाषा से यह स्पष्ट है कि अंकेक्षण कार्यक्रम एक ऐसी पूर्व निर्धारित लोचपूर्ण योजना है जिसके अनुसार अंकेक्षण कार्य किया जाता है। अंकेक्षण कार्यक्रम बनाने में इस बात की संभावना हो जाती है कि कोई जांच कार्य न छूट जाए। इसके द्वारा जांच का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा यह इस बात का प्रमाण होता है कि अंकेक्षण मानदंडों के आधार पर संतोषप्रद जांच की गई है। अंकेक्षण कार्यक्रम का लोचपूर्ण होना अत्यंत आवश्यक है। लोच से तात्पर्य है कि अंकेक्षण करते समय ज्ञात होने वाली नई परिस्थितियों के अनुरूप अंकेक्षण कार्यक्रम को ढालना है। लोच इसलिए अनिवार्य है क्योंकि आने वाली समस्त परिस्थितियों का पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं होता है।
इस प्रकार संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि अंकेक्षण कार्यक्रम अंकेक्षण मानदंडों के आधार पर तैयार की गई ऐसी लॉसपूर्ण जांच योजना है जो ये निर्धारित करती है कि कौन सा कार्य किस व्यक्ति द्वारा कितने समय में किस प्रकार किया जाएगा। नेक्स्ट अपना इसी के अंतर्गत जो टॉपिक होगा वो है अंकेक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य। ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। अंकेक्षण कार्यक्रम बनाने के कई उद्देश्य होते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अंकेक्षण व्यवहार समिति ने इसके उद्देश्यों की ओर विशेष ध्यान आकर्षित किया है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, ग्राहक की लेखा प्रणाली नीतियाँ तथा आंतरिक नियंत्रण प्रविधियों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना। नंबर 2, यह निर्धारित करना कि आंतरिक नियंत्रण पर किस सीमा तक निर्भर रहा जा सकता है। नंबर 3, जो अंकेक्षण प्राविधियाँ अपनानी हैं उनका स्वभाव, समय तथा सीमा निर्धारित करना। नंबर 4, संपूर्ण कार्य की अच्छी तरह से समन्वित करना। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन अंकेक्षण कार्यक्रम की रचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। लेखों के प्रत्येक पहलू के संबंध में छुपे हुए अंकेक्षण कार्यक्रम भी बाजार में मिलते हैं, लेकिन किन्हीं भी दो व्यावसायिक संस्थाओं की परिस्थितियां एक समान नहीं हो सकती। अतः अंकेक्षक को अपने नियोक्ता के व्यवसाय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसके अनुरूप ही अंकेक्षण कार्यक्रम की रचना करनी चाहिए। बाजार में उपलब्ध छुपे हुए कार्यक्रम को आधार बनाया जा सकता है, लेकिन इसे ज्यों का त्यों नहीं अपनाया जा सकता। अंकेक्षण कार्यक्रम की रचना में प्रमुख रूप से यह निर्धारित किया जाता है कि अंकेक्षण स्टाफ में से कौन व्यक्ति किस कार्य को कितने समय में किस विधि से करेगा। यह रचना इस प्रकार से की जानी चाहिए कि स्टाफ पर कार्य का भार लगभग बराबर पड़े, व्यक्तियों को रुचि के अनुसार कार्य मिले, निर्धारित समय तक कार्य पूरा हो सके और कार्य के प्रत्येक भाग का निश्चित व्यक्ति पर उत्तरदायित्व डाला जा सके। एक उत्तम अंकेक्षण कार्यक्रम के लिए यह आवश्यक है कि उसकी रचना करते समय इन बातों का ध्यान रखा जाए। नंबर 1, स्पष्टता। अंकेक्षण कार्यक्रम बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। इसके द्वारा अंकेक्षक को अपने स्टाफ को उस व्यवसाय विशेष के संबंध में समझ सूचनाएं देनी चाहिए जो अंकेक्षण कार्य के लिए थोड़ा भी महत्व रखती है। उसे वे स्थान भी बताने चाहिए जहाँ त्रुटियाँ एवं गबन की संभावनाएं अधिक हो सकती हैं। नंबर 2, विभागों में बंटवारा। अंकेक्षण कार्यक्रम लेखे के विभिन्न पहलुओं के अनुसार विभिन्न भागों में बटा होना चाहिए। उदाहरण के लिए रोकड़, मजदूरी, क्रय विक्रय,
लेनदार आदि के संबंध में अंकेक्षण कार्यक्रम के अलग अलग विभाग होने चाहिए, जिनमें बताया गया है कि प्रत्येक के संबंध में कितना, किसको और किस प्रकार कार्य करना है। नंबर 3 कह सकते हैं लेखों, प्रपत्रों का न्यायसिद्ध प्रवाह। अंकेक्षण कार्यक्रम इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि उसमें व्यवहार की शुरू से अंत तक जितनी भी क्रियाएं हुई हैं उन सब की जांच हो जावे। जैसे क्रय के संबंध में इसे क्रय मांग पत्र, परचेज रिक्विजेशन से प्रारंभ होकर उस स्थान पर समाप्त होना चाहिए जहाँ की क्रय किए हुए माल से संबंधित बीजक का भुगतान करके रसीद प्राप्त कर ली गई हो। नंबर 4 तारीख, हस्ताक्षर आदि के लिए अलग अलग कॉलम। अंकेक्षक के कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में अंकेक्षण कार्यक्रम में तारीख, उसके हस्ताक्षर, अंकेक्षण कार्य के लिए उन्हें व्यवसाय में कितनी बार आना पड़ा आदि के लिए अलग अलग कॉलम होना चाहिए। नंबर 5 लौसदार। अंकेक्षण कार्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए कि परीक्षण के समय यदि नई परिस्थितियां सामने आ जाए तो इसे उनके अनुरूप डाला जा सके। नंबर 6 पुनर्जांच। अंकेक्षण कार्यक्रम की अंकेक्षण के दौरान समय समय पर पुनर्जांच करके उसमें परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक परिवर्तन करते रहना चाहिए। नंबर 7 कार्य क्षेत्र के अनुसार। अंकेक्षण कार्य क्षेत्र के बाहर नहीं जाना चाहिए, अन्यथा उसे पूरा करने में समय एवं धन अधिक खर्च होगा। नंबर 8 सर्वोत्तम साक्ष्य। अंकेक्षण कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक व्यवहार की जांच उससे संबंधित सर्वोत्तम साक्ष्य से करनी चाहिए। आज अपन इतनी ही चर्चा करते हैं। अगले वीडियो में अपन अंकेक्षण कार्यक्रम के लाभ, हानियाँ और लौसदार अंकेक्षण कार्यक्रम के में क्या तत्व होने चाहिए इन पे भी चर्चा करेंगे।